नमस्कार, मैं मधुसूदन कुमार महतो, पीजीटी केमिस्ट्री, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं क्लास 11th के केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसा कि टॉपिक का नाम बता रहा है, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ड्यूअल नेचर शो करता है, दो तरह की प्रवृत्ति शो करता है। ठीक है, कौन कौन सी प्रवृत्ति शो करता है? लाइक वेव्स एंड लाइक पार्टिकल, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दो तरह का प्रवृत्ति शो करता है, पार्टिकल की तरह और वेव्स की तरह। वेव आप लोग जानते ही हैं, वेव्स किसको कहते हैं? तरंग को कहते हैं, ना। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? रेडिएशन क्या है? रेडिएशन सिंपली कहेंगे फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किसी बॉडी से इमिट हो रही है, किसी सोर्स से इमिट होके स्पेस में ट्रांसमिट हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। ठीक है, उसको हम लोग रेडिएशन कहते हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझते हैं। मैक्सवेल ने जैसा कि बताया है कि जब कोई चार्ज्ड पार्टिकल मूव करे अंडर एक्सेलरेशन तो वहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और वह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, तरंग के रूप में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचती है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा है। जेम्स मैक्सवेल सजेस्टेड दैट व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड. These fields transmitted in the form of waves called electromagnetic waves or electromagnetic radiation. तो आप लोग समझ गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? सिंपली कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में हम लोग सिंपली कर सकते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करे अंडर एक्सेलरेशन तो वहाँ से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, डेवलप होती है, और वह फील्ड एक जगह से दूसरे जगह वेव के रूप में पहुँचती है या ट्रांसमिट होती है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आप पहले से जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जांपल, जैसे माइक्रोवेव सुना ही होगा आप, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट क्लास 9th 10th में परावैंगनिक किरण आप जानती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज पढ़े होंगे 9th 10th में। एक्स रेज, गामा रेज, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के एग्जांपल्स हैं। इवन विजिबल लाइट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। विजिबल लाइट को भी हम इसका एग्जांपल लेते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या लक्षण होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। पहला कैरेक्टरिस्टिक जिसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ये कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते रहते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ, परपेंडिकुलर, है ना, दोनों का एक दूसरे का परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो दो फील्ड डेवलप होते हैं, ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, और जिस दिशा में ये ट्रांसमिट हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं जिस दिशा में, उस डायरेक्शन का भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इमेज को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे ये हमारा इमेज है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यदि x डायरेक्शन को हम इसका डायरेक्शन मान ले, देख लीजिए वेव x डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो x डायरेक्शन इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ले लें तो y डायरेक्शन एक फील्ड होगा और z डायरेक्शन दूसरा फील्ड होगा। y डायरेक्शन को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कहें तो z डायरेक्शन इसका हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये दोनों ही फील्ड x डायरेक्शन का परपेंडिकुलर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं x डायरेक्शन और y डायरेक्शन 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे z डायरेक्शन और x डायरेक्शन, ये दोनों 90 डिग्री का है, और ये दोनों आपस में भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी तीनों ही जो ये हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव्स डू नॉट नीड मीडियम फॉर प्रोपागेशन। क्या कहता है, ट्रांसमिट होने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए इसे मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि आप लोग जानते हैं साउंड के बारे में, साउंड वेव्स के बारे में, साउंड वेव्स को ट्रांसमिट होने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे हम साउंड को क्रिएट करें या किसी को पुकारना हो, तो यदि वैक्यूम में हम आवाज़ को पास करना चाहें तो वहाँ पर साउंड वेव ट्रांसमिट नहीं होती है, मीडियम का होना ज़रूरी है। या तो एयर हो या फिर कोई सॉलिड मीडियम हो या कोई लिक्विड मीडियम हो, किसी न किसी तरह का मीडियम का होना ज़रूरी है साउंड वेव्स के लिए। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट नीड मीडियम फॉर प्रोपागेशन, किसी तरह की मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट डिफर फ्रॉम वन अनदर इन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। क्या कहता है, तरह तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, है ना, तरह तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, लेकिन वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, है ना, सभी की फ्रीक्वेंसी अलग है या सभी की वेवलेंथ अलग है। दे कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, लेकिन सभी को यदि हम अरेंज कर दें फ्रीक्वेंसी वाइज या वेवलेंथ वाइज तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसको कि हम यहाँ देख सकते हैं। यह हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा फ्रीक्वेंसी रेंज है, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से, और इसका एसआई यूनिट होता है हर्ट्ज। ठीक है, तो ये HZ सिंबल है, हर्ट्ज इसका SI यूनिट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे हम लेफ्ट की ओर मूव कर रहे हैं यह फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, 10 का पावर 0 से लेके 10 का पावर 24 हर्ट्ज तक है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि किस तरह के रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है तो कहेंगे लॉन्ग रेडियो वेव्स, है ना, यानी रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा रेज की होती है। ठीक है, वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में भी इन रेडिएशंस को हम अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने दिखाया है। ठीक है, वेवलेंथ, ये रहा वेवलेंथ, वेवलेंथ को लैम्डा से शो करते हैं, है ना, दिखाते हैं, डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट क्या है, इसका SI यूनिट है मीटर, है ना, वेवलेंथ का मीटर है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान दे सकते हैं कि वेवलेंथ घटता जा रहा है, 10 का पावर 8 से लेके 10 का पावर -16 है ना। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट की ओर मूव कर रहे हैं वेवलेंथ घट रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कैसा संबंध है तो कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 10 का पावर 14 से लेके 10 का पावर 16 के बीच में कलरफुल लाइन दिया हुआ है, उसके बाद इसको दिखाया गया है जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, यानी विजिबल लाइट है। तो विजिबल लाइट का फ्रीक्वेंसी इन्हीं दोनों के बीच में होता है, जिसका वेवलेंथ रेंज क्या है, वेवलेंथ रेंज यहाँ देख सकते हैं 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक। ठीक है, मीटर में कहें तो 400 इंटू 10 का पावर -9 मीटर से लेके 750 इंटू 10 का पावर -9 मीटर तक है। यदि आपसे पूछा जाए विजिबल लाइट में से कौन सा लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा यानी 650 से लेके 750 नैनोमीटर का वेवलेंथ किस लाइट का है, रेड का। और सबसे कम वेवलेंथ वाला कौन सा लाइट है, तो यहाँ पर देखेंगे ब्लू कलर के लाइट का सबसे कम वेवलेंथ है विजिबल रेंज में, है ना, विजिबल स्पेक्ट्रम में। फ्रीक्वेंसी की यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो जानते हैं व्युत्क्रमानुपाती होता है वेवलेंथ का, यानी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट हो जाएगा बैगनी कलर की लाइट यानी वायलेट कलर, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला हो जाएगा रेड कलर। जबकि वेवलेंथ की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला कलर हो जाएगा रेड, और सबसे कम वेवलेंथ वाला हो जाएगा बैगनी कलर। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर इन टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वेवलेंथ क्या होता है, जिसको कि हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। कहता है द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, यानी दो लगातार क्रेस्ट के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहेंगे, या फिर कह सकते हैं दो लगातार ट्रफ्स के बीच की दूरी को हम लोग
वेवलेंथ कह सकते हैं। ये क्रेस्ट या ट्रफ्स दो नए टर्म्स आए, ये क्या होते हैं? तो इमेज को यदि देखें तो हमें यह साफ पता चल जाएगा कि क्रेस्ट क्या होता है और ट्रफ्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे ये वेव्स, ये जो वेव है ये तरंग आगे की ओर बढ़ता है इस डायरेक्शन में, तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर देखिए इस तरह से वेव है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये ऊपर वाले पोर्शंस को हम लोग क्रेस्ट कहते हैं, जबकि ये नीचे वाले पोर्शंस को हम लोग ट्रफ कहते हैं। तो कहता है दो लगातार क्रेस्ट के बीच की दूरी, जैसे यहाँ पर इन दोनों को हमने लिया है, इन दोनों के बीच की दूरी को हमने लैम्डा शो किया है ना, यानी यह वेवलेंथ है। तो ये दो लगातार ट्रफ्स के बीच की दूरी भी हो सकता है, इन दोनों के बीच की दूरी को भी हम वेवलेंथ कह सकते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो कहेंगे हाइट ऑफ क्रेस्ट या फिर डेप्थ ऑफ ट्रफ की को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक। अब अगला देखेंगे वेव नंबर। वेव नंबर क्या है? वेव नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं न्यू बार से, और यह रेसिप्रोकल होता है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, ठीक है। क्या कहता है कि वेव नंबर क्या है? तो कहता है कि यूनिट लेंथ पर जो नंबर ऑफ वेवलेंथ होंगे वही वेव नंबर कहलाता है। वेव नंबर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/λ, है ना। अब अगला देखेंगे इसका यूनिट क्या है? ये सारी यूनिट की बात करें तो पर मीटर है, या फिर इसको हम पर सेंटीमीटर से भी शो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो क्या होगा? पर मीटर होगा। अब अगला है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी है द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में किसी पॉइंट से कितने तरंग पास हो रहे हैं, कितने वेव्स पास हो रहे हैं, वही उस वेव का फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इसको हम लोग हर्ट्ज से शो करते हैं, है ना। इसका यूनिट क्या है? हर्ट्ज है या फिर साइकिल पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी को समझ लिया। अब हम लोग लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी से कुछ फेनोमेनल जैसे कि लाइट का इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब तो एक्सप्लेन हो जाता है, ये सब घटनाओं को हम आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जिसको हम वेव थियरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। उन घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए हमें वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को पार्टिकल की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, वेव के साथ साथ पार्टिकल की तरह भी ट्रीट करना होगा। वे कौन सी घटनाएं हैं? जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चेंज ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये सभी घटनाएं जो हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें पार्टिकल नेचर कंसीडर करना पड़ता है, पार्टिकल नेचर को समझना पड़ता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पार्टिकल नेचर प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। प्लांक्स क्वांटम ने एक्सप्लेन किया है, जिसको कि हम लोग प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं, ठीक है। मैक्स प्लांक्स प्रपोज्ड अ थ्योरी टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन दैट इज पॉपुलरली नोन एज क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, है ना। प्लांक्स ने जो थ्योरी दिया है उसी को हम लोग प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं, ठीक है। इस थियरी का मुख्य तथ्य क्या था, इंपॉर्टेंट बातें क्या है, अब एक एक करके देखते हैं। द एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय बॉडी इज डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। क्या कहता है कि जब भी कोई बॉडी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे या इमिट करे तो यह डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, यह छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में एब्जॉर्ब करता है ना। क्या कर रहा है, कोई बॉडी जब रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है या फिर किसी बॉडी से कोई रेडिएशन इमिट होती है तो वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में रिलीज होती है, जिनको कि हम क्वांटा कहते हैं। क्वांटा सिंगुलर वर्ड है ना, इसका प्लूरल वर्ड क्वांटम होता है, ठीक है। और उसी पर हमने इसको हम लोग क्वांटम थियरी कहते हैं। तो पहला पोस्टुलेट समझ गए। पहला पोस्टुलेट क्या है इसका? पहला पोस्टुलेट है कि जब भी कोई बॉडी एनर्जी इमिट करे, रेडिएशन इमिट करे या एब्जॉर्ब करे तो वो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होगा, है ना, स्मॉल पैकेट्स होंगे।
दूसरा पोस्टुलेट क्या है? द एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। क्या कह रहा है कि किसी क्वांटा में कितनी एनर्जी होगी, किसी रेडिएशन की क्वांटम में कितनी एनर्जी होगी, यह डिपेंड करती है डायरेक्टली उसकी फ्रीक्वेंसी की। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन होगी तो उसके क्वांटम की जो एनर्जी होगी वह ज़्यादा होगा। जैसे बात करेंगे गामा रेज, गामा रेज की एनर्जी ज़्यादा होगी कंपेयर टू रेडियो वेव्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की क्वांटम की बात हो रही है उस पर हम सभी के एनर्जी अलग अलग होंगे। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पोस्टुलेट्स की बात करते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट की एनर्जी का इक्वेशन को देख लेते हैं। तो जैसा कि सेकेंड पोस्टुलेट कह रहा है, द एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली इस तरह से दिखा सकते हैं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल टू एच न्यू, जहाँ पर H क्या है? H एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं, और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.6256 इंटू 10 का पावर -34 जूल पर सेकेंड। 10 का पावर है ये -34 जूल सेकेंड, है ना। ठीक है, ये बाय मिस्टेक हमने नीचे लिख दिया है, ये है 6.6256 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। थर्ड पोस्टुलेट पर अब जाते हैं। थर्ड पोस्टुलेट कहता है इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ए फोटोन। क्या कहता है? लाइट के केस में क्वांटम को ही हम लोग फोटोन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय ए बॉडी विल बी सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम। कह रहा है कि जब भी कोई बॉडी जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करे या इमिट करे तो वह होल नंबर मल्टीपल होगा क्वांटम का, यानी n से मल्टीप्लाइड होगा, और n की वैल्यू हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से होल नंबर होगा, यह कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को भी समझ लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को भी समझ लिया है। तो चलिए आज की क्लास यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।